जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और ये हमारी एमएल प्ले बुक की 11वीं वीडियो है और चैप्टर 6 का ये दूसरा पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में देखा था एमएल स्क्रीनिंग, जिसमें हमने देखा था सैंक्शन स्क्रीनिंग और एडवर्स मीडिया। उसमें एक तीसरी स्क्रीनिंग भी होती है, वो होती है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की। तो इस पार्ट में हम देखेंगे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, केवाईबी, नो योर बिजनेस और बेनिफिशियल ओनरशिप। तो हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं अभी। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या होता है? इसे नॉर्मली पेप भी बोला जाता है, पीईपी। पेप या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो शख्स होता है या वो इंडिविजुअल होता है जो किसी भी पब्लिक फंक्शन में या पब्लिक ऑफिस में एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गया, और इसके साथ साथ जो गवर्नर हो गए स्टेट्स के या मुख्तलिफ सूबों के, प्रोविंसेस के। इसके साथ साथ मिनिस्टर हो गए, फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर भी आप कह लें। और उसके साथ साथ सीनियर जुडिशियल ऑफिशियल। अब जुडिशियल ऑफिशियल में जैसे हाई कोर्ट के जजेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, फिर उसके बाद सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल। अब मिलिट्री ऑफिशियल्स में ऐसे मिलिट्री ऑफिशियल जिनके पास काफी ज्यादा फंड्स आते हैं, जहां पे चांसेस होते हैं करप्शन के, हम उन ऑफिशियल्स की बात करें। अगर कोई सोल्जर है बैंक अकाउंट ओपन करता है तो आप उसको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और इसी तरह अगर कोई पब्लिक फंक्शन में है, अगर कोई क्लर्क आ जाता है, आल्दो चांसेस उसके पास भी करप्शन के होते हैं, लेकिन उसका लेवल उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना करप्शन के चांसेस एक हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास होते हैं। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गए या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हो गई, या फिर सीनियर ऑफिशियल किसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी के हो गए जिनका अपनी पार्टी पे काफी होल्ड होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कंटेक्स में अगर हम मिसाल ले लें अल्ताफ हुसैन की, आल्दो वो खुद पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, लेकिन उनका अपनी पार्टी पे कंट्रोल इतना ज्यादा था कि उनके पास ये सारे इख्तियार थे कि वो किसी को भी कुछ कह सकते थे। अपनी पार्टी के जो भी मिनिस्टर वगैरह हैं तो वो उनके कंट्रोल में थे, तो इसलिए उन्हें भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ही कहा जाएगा या उन्हें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन गिना जाएगा। वैसे वो पॉलिटिक्स में तो थे, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर कोई, हम ये नहीं कर सकते कि कोई आपका लोकल कोई म्यूनसिपैलिटी का कोई चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है तो हम उसे भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कह लें। आल्दो वो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, लेकिन उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास इख्तियारात बहुत महदूद हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बंदा क्रिमिनल है। जब आपके पास कोई शख्स एमएल स्क्रीनिंग में कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के तौर पे डिटेक्ट हो, तो इट डज नॉट मीन कि वो बंदा जो है वो क्रिमिनल है। इसका सिर्फ रिस्क इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं। अब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्यों डिटेक्ट क्यों किया जाता है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो भी हायर पोजीशन पे होता है उनके पास फंड्स होते हैं, और क्योंकि उनके पास फंड्स हैं तो उनके पास करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये रिस्क होता है कि करप्शन हो गया। और अगर वो करप्शन करते हैं तो फिर वो उस पैसे को लॉन्डर करेंगे, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो। और ये हमारा तमाम कोर्स जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे है, तो हम उसे रोकने के लिए फिर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को डिटेक्ट करना ये काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में सिर्फ वो प्राइमरी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं आता, उसके एसोसिएट्स या फैमिली मेम्बर्स भी आएंगे, उन्हें भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ही कहा जाएगा। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन एक प्राइमरी पेप हो गया, उसके साथ साथ सेकेंडरी पेप्स होते हैं, सेकेंडरी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। उसमें उसके स्पाउसेज हो गए, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, अगर अगर मेल है तो उसकी वाइफ, उसके बच्चे हो गए, और उसके कोई क्लोज एसोसिएट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त अहबाब हैं जो उसके काफ़ी क्लोज हैं, जो उसके करीब देखे जाते हैं। जैसे हम पाकिस्तानी सिनेरियो में एक और एग्जाम्पल लेते हैं इमरान खान की, उनकी वाइफ को भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कंसिडर किया जाएगा, और उसके साथ साथ फरहा गोगी जो है वो उनके क्लोज एसोसिएट थे। तो ये क्लोज एसोसिएट की एग्जांपल है कि अगर जो आपके क्लोज एसोसिएट है, मे बी वो जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो खुद ना कर रहा हो, वो जो उनके साथ क्लोज एसोसिएट हैं वो उस शख्स का नाम यूज करके करप्शन करें और फिर उसे मनी को लॉन्डर करें। तो ये भी एक चांस हो सकता है। या ये भी होता है बाज़ औक़ात कि हम देखते हैं कि हमारे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनके चपड़ासी या उनके पीएन जो है उनके अकाउंट्स में करोड़ों की रकम बरामद होती है। अच्छा, इसकी अब डिफरेंट, एक तो हमने टाइप देख ली कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में प्राइमरी पेप हो गया और सेकेंडरी पेप हो गया। अब उसके साथ साथ हमारे पास, अगर आपके इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल है तो इसमें भी डिफरेंट होंगे कि एक फॉरेन होगा और एक डोमेस्टिक होगा और एक फार्मर। फॉरेन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन उस इंडिविजुअल को कहा जाता है जो किसी फॉरेन कंट्री में कोई पब्लिक फंक्शन, प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन को होल्ड करता है। जबकि डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन उस इंडिविजुअल को कहा जाता है जहां पे आपका इंस्टीट्यूशन है, उसी कंट्री में वो कोई प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन होल्ड करता है।
नॉर्मली जो डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है और फॉरेन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, दोनों की ही ईडीडी होती है, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस होती है। लेकिन ये चांसेस होते हैं कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, मे बी वो मनी लॉन्ड्रिंग डोमेस्टिकली कम करे, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, तो इसलिए उनका रिस्क एज कम्पेयर टू फॉरेन पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रहता वो हाई रिस्क ही है। अब फार्मर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो होता है कि जिसके पास पास्ट में कोई पोजीशन थी लेकिन अब उसके पास पोजीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट था या फिर कोई मिनिस्टर था और अब वो रिटायर हो चुका है या दोबारा इलेक्ट नहीं हुआ और अब वो उसका पॉलिटिक्स के साथ या किसी भी पब्लिक फंक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, तो उसे फार्मर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कहा जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि वो ऑफिस छोड़े हुए कितना टाइम हो गया। नॉर्मली 12 से 24 महीने या 1 से 2 साल का अरसा जो है वो फार्मर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ही कंसिडर किया जाता है जब तक ये अरसा ना गुजर जाए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि अगर वहाँ पे उस दौरान करप्शन हुई है तो मे बी वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ने कैश में पैसे रखे हुए हैं या उस वक्त वेट कर रहा है हालात ठीक होने का और बाद में उन्हें लॉन्डर करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा अरसा भी दिया जाता है जिसे कूल डाउन पीरियड कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो शख्स जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो क्रिमिनल है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है ये वहाँ पे करप्शन का और करप्शन की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ये कोई एक्विजिशन नहीं है ये, और ना ही कोई सजेशन है कि रॉन्ग डूइंग कोई हुई है। ये सिर्फ रिकॉग्निशन है कि अथॉरिटी की कि उसकी रिस्क प्रोफाइल जो है वो उसका हाई रिस्क हो गया है। तो जब भी आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को फाइंड करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन में, जब आपको मिलेगा या एएमएल स्क्रीनिंग टूल डिटेक्ट करेगा या कस्टमर खुद से डिक्लेयर कर देता है कि वो एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, ये जनरली जब आप केवाईसी करते हैं तो उस वक्त कस्टमर से पूछा जाता है कि वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन होती है। मोस्टली उसमें डिक्लेयर कर देते हैं या अगर ना करें तो फिर वो एएमएल स्क्रीनिंग में भी आ जाता है। या ये भी हो सकता है एक नॉर्मल शख्स है जो बाद में पॉलिटिक्स उसने ज्वाइन की या उसने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लिया तो वो भी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो फिर वो ट्रिगर हो जाएगा एएमएल स्क्रीनिंग रूल्स के थ्रू। तो अगर ये होता है तो आपने ईडीडी करनी है, इनहैंस स्क्रीनिंग होगी मूविंग फॉरवर्ड, जो हमने अभी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, और उसके साथ साथ हम ईडीडी में उसका सोर्स ऑफ वेल्थ को वेरीफाई करेंगे, सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई होगा, सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल होगी और ऑनगोइंग इनहेंस्ड मॉनिटरिंग होगी। नो योर बिजनेस या केवाईबी ये बिजनेसेस के लिए होती है जहां पे बिजनेस की वेरिफिकेशन की जाती है। केवाईसी नो योर कस्टमर जो इंडिविजुअल के लिए होती है या नेचुरल पर्सन के लिए होती है। नेचुरल पर्सन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कहा जाता है, जबकि लीगल पर्सन या लीगल एंटिटी एक बिजनेस को कहा जाता है, कंपनी को कहा जाता है। तो जब कंपनी को वेरीफाई करेंगे तो उसे नो योर बिजनेस कहा जाता है, जहाँ पे कंपनी को वेरीफाई किया जाता है। कंपनी की वेरिफिकेशन में हम कंपनी के डॉक्यूमेंट देखते हैं और जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, जो यूबीओज और डायरेक्टर्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव, उनकी केवाईसी होती है। इस सारे प्रोसेस को नो योर बिजनेस या केवाईबी कहा जाता है। केवाईबी में डिफरेंट कंपनीज की पॉलिसीज के मुताबिक या उनकी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है जो प्रूव करता है कि कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, और उसके साथ साथ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर होता है। ये एक रिकॉर्ड होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर थे पुराने और करंट डायरेक्टर वो कौन कौन से हैं और क्या उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ उस रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है। इसी तरह शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है। ये पॉसिबल है कि किसी शख्स ने या दो पार्टनर्स ने अपनी कंपनी को बिल्ड किया और बाद में उसमें डिफरेंट इन्वेस्टर आए या डिफरेंट शेयर होल्डर्स ने ज्वाइन किया उस कंपनी को, वो शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है जिसमें ये मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी देखा जाता है कि बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो क्या है। अब जो कस्टमर बता रहा है कि अगर उसकी कंपनी जो है ई कॉमर्स है लेकिन वो कंपनी ऑपरेट कर रही है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो ये एक रेड फ्लैग होगा। कस्टमर या तो गलत बयानी से काम ले रहा है या फिर उन्होंने गलत बताया है या उसकी एक्टिविटी सेम नहीं है, तो प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी लिया जाता है कंपनी से। तो सोर्स ऑफ फंड एंटिटी से या कंपनी से वेरीफाई किया जाता है, बिजनेस का उनसे लिया जाता है। इसके साथ साथ कंपनी का एक्सट्रैक्ट भी लिया जाता है जहाँ पे कंपनी की जो डिटेल है वो होती है, और कंपनी का एक्सट्रैक्ट जो है वो नॉर्मली उसके चेक करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन उसमें कुछ बेसिक रूल ये है कि 90 दिन से पुराना ना हो। अगर किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन का है तो कंपनी को कहा जाता है कि ओपस्टाइल हो, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये वाकई ओरिजिनल है और जेन्युइन है ये डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किए गए हैं। बाद कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जो पब्लिक रजिस्टर ओपन कर देती हैं, जो कंपनी का रजिस्टर है, तो वहाँ पे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। कुछ कंट्रीज ओपनली अलाउ करती हैं ये इन्फॉर्मेशन चेक करना, कुछ कंट्रीज नहीं करती, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री है। तो खैर मेनली आपका कस्टमर से ये डिमांड करते हैं कि वो अपना कंपनी का रजिस्टर
या कंपनी का एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको सबमिट करें। अच्छा, बेनिफिशियल ऑनरशिप ये KYB का ही एक पार्ट है, जहाँ पे आप UBO को या कंपनी का जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर है उसे वेरीफाई करते हैं। UBO या अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर वो नेचुरल पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो किसी भी कंपनी को अल्टीमेटली कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जो सब्सिडरी है किसी और कंपनी की, ये पॉसिबल है कि एक कंपनी का जो UBO है उसकी कोई और पेरेंट कंपनी हो और उस पेरेंट कंपनी की में भी एक और कंपनी हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा जो उसका अल्टीमेट ऑनर होगा या उस कंपनी को कंट्रोल करता होगा, तो उसे UBO कहा जाता है। FATF की 24 रिकमेंडेशन की ये रिक्वायरमेंट है कि एक्यूरेट, एडुकेट, अप टू डेट बेनिफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो, जो भी आपके बिजनेसेस हैं उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, उनके बारे में। डायरेक्ट ऑनरशिप भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट ऑनरशिप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी का कोई इंडिविजुअल मालिक है तो वो डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट जैसे मैंने बताया कि किसी कंपनी की एक और कंपनी पेरेंट कंपनी ऑनर है और उस पेरेंट कंपनी का कोई इंडिविजुअल ऑनर है, तो ये इनडायरेक्ट ऑनरशिप हो गई। तो थ्रेशोल्ड जो है ये अब डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो बेसिक रूल चलता है उसमें 25% थ्रेशोल्ड है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के 10 UBOs हो सकते हैं, तो उसमें जो 25% या ज़्यादा कंट्रोल करता है उसे वेरीफाई किया जाएगा, तो बाकियों की बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नॉर्मल जो कंट्रीज़ में जो रिक्वायरमेंट है वो 25% की है, लेकिन कुछ जो रिस्ट्रिक्शन में या कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा आपको चेक करना पड़ेगा वहाँ की पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस कि वहाँ पे क्या है। 20% भी हो सकता है और ये 15% भी होता है कुछ कंट्रीज़ में कि 15% जो ओन करता है या 20% ओन करता है उसे वेरीफाई किया जाए, तो वो UBO को वेरीफाई करेंगे। अगर किसी कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं तो उनमें से जो 25% कंट्रोल करता है या 25% से ज़्यादा उसे वेरीफाई किया जाएगा। अगर किसी कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं और तीनों 30% और तीसरे के पास 40% है, तो इन तीनों को वेरीफाई किया जाएगा, उनकी KYC की जाएगी। अच्छा, ये एक और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकती है कंपनी की जहाँ पे UBO डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि UBO कौन है। उसमें क्या होता है कि मल्टीपल जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व हैं या फिर मल्टीपल लेयर्स हैं कंपनी की। जैसे मैंने बताया कि एक कंपनी है उसके ऑनर एक और कंपनी है, ये पॉसिबल है, ये रेगुलेशन इसकी इजाज़त देते हैं कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी ओन करती है। शख्स कोई ओन नहीं करता, कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता, कोई और कंपनी ओन करती है और उस कंपनी को में भी कोई और कंपनी ओन करती है। तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है कि UBO जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर है वो नहीं हमें मिल रहा, क्योंकि आप कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो दें। जब वो एक्सट्रैक्ट देंगे उससे देखा जाएगा अच्छा इसके शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर एक और कंपनी है, फिर आप उसके इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। तो जब तक आप वेरीफाई ना कर सकें आप मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करते रहेंगे कस्टमर से, और ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रोवाइड करना। अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाते कि वो जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस एज अ कस्टमर आपका है, उसका UBO कौन है, तो उसके साथ प्रोसीड नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूंगा लेक्चर की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।